बंधु नमस्कार। आज मैं फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक विषय को लेकर। तूफान अर्थात अम्फान एवं त्रासदी अर्थात कोरोना का भविष्य। इसका भविष्य भी कह सकते हैं आप। इसको दुनिया, समाज और मानवता के लिए मूल्य भी कह सकते हैं। जो चाहिए वो कहिए। अनेक बार लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में आपका विषय क्या है। मैं ऐसे लोगों को कोई उत्तर तो नहीं दे पाता, लेकिन मैं अनेक बार चुप रह जाता हूं ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर। लेकिन आज जब हम अम्फान की चर्चा कर रहे हैं और तूफान एवं त्रासदी के सहसंबंध की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि प्रमाण पत्र की दृष्टि से मेरा विषय भूगोल है। वैसे अध्ययन करने में रुचि किसी की किसी भी विषय में हो सकती है, एक से अधिक विषय में हो सकती है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अध्ययन को विषयों में या खंडों में बांट कर पढ़ने, समझने और जानने का न तो आदी हूँ, न तो अभ्यस्त हूँ, और न तो इस तरह की मेरी कोई रुचि है। ज्ञान हमेशा संपूर्णता में होता है और खंडित ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। खंडित या टूटा हुआ ज्ञान व्यक्ति को विज्ञान, विद्या और प्रज्ञा की तरफ ले भी नहीं जा पाता। इसलिए संपूर्णता में ज्ञान का अध्यावसाय करने वाला व्यक्ति या उस दिशा में प्रयत्न करने वाला व्यक्ति या उस दिशा में चलने की कोशिश करने वाला व्यक्ति संभव है कि 2, 4, 5 कदम कुछ आगे की दूरी तय कर ले। मैं वही 2, 4 कदम तय कर पाऊँ, इस अभिलाषा के साथ संपूर्णता में ज्ञान को लेकर, सजोकर, समेटकर अध्ययन करने, जानने, सुनने, समझने का आदी और अभ्यस्त हूँ। और उसी कारण चाहे प्रमाण पत्र से मेरा जो भी विषय हो, लेकिन सामान्य रूप से मैं आज भूगोल विषय, जो मेरे प्रमाण पत्र का भी विषय है, उसका मैं विद्यार्थी हूँ। उसकी मैं चर्चा आपसे अम्फान के संबंध में करूँगा। नियति और प्रकृति का कैसा अद्भुत और अद्वितीय संयोग है कि जिस अम्फान की चर्चा इस समय दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापक रूप से हो रही है, इस अम्फान के विषय में जब हम विचार करते हैं बीते 13-14 मई से, और इसकी तह में, इसकी गहराई में जब आप जाते हैं और जाने की कोशिश करते हैं और इसके बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का सागरों, महासागरों के संदर्भ में, स्थलमंडल और जलमंडल के संबंध में जब विवेचन विश्लेषण करते हैं, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के किरणों और पार्थिव विकिरण के रेफरेंस में, उसके संदर्भ में जब इसका विवेचन विश्लेषण आप करते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि विशाखापट्टनम से लगभग विशाखापट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश से लगभग 1000 किलोमीटर पूरब और दक्षिण इसका केंद्र है। भुवनेश्वर से लगभग 1100 किलोमीटर पूरब और दक्षिण इसका केंद्र है। जब मेरे जैसे लोग जो मेडिकल साइंस में बहुत जानकारी नहीं रखते, उसका सामान्य ज्ञान ही रख पाते हैं, जब ये चर्चा वार्ता चल रही थी और कुछ मित्र जो देश से बाहर हैं वे भी फ़ोन पर या मेल पर या व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में इस वर्ष तापमान देरी से ऊपर उठना शुरू हो रहा है और मई के प्रथम सप्ताह तक सामान्य स्थिति हम लोगों के शहरों की ऐसी थी कि हम लोगों को एक सामान्य चद्दर ओढ़ना पड़ता था, और चद्दर ओढ़ के जीवन, रात का पंखा चलाने पर या कूलर चलाने की तो नौबत अब आनी 4-5 दिन से शुरू हुई है।
तो ये लगता था कि ये जो मौसमी और जलवायविक परिवर्तन हो रहा है, ये जो मौसमी और जलवायविक परिवर्तन वास्तव में एक बड़ा संकट खड़ा करेगा, बड़ा संकट पैदा करेगा। लेकिन अब जब इसकी गहराई में आप जाइए और पता कीजिए तो ये पता चलता है कि मार्च के आखिर में या अप्रैल महीने में जो सामान्य तापमान इस क्षेत्र का होता है, यानी हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध में जो तापमान रहता है हम लोगों के इलाके में, हम लोग कर्क रेखा से भी थोड़ा उत्तर रहते हैं, उस तापमान तक हम अप्रैल में नहीं पहुंचे, मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में भी नहीं पहुंचे। तीसरे सप्ताह का जब आरंभ होने लगा तो हमारा तापमान तेजी से बढ़ा है। यह ध्यान रखिए कि जब कोरोना का द्वितीय और तृतीय चरण चल रहा था और उस समय का द्वितीय और तृतीय चरण चलने यानी अप्रैल महीने का जो चरण चल रहा था, उस चरण में यदि अप्रैल महीने का सामान्य तापमान भारतवर्ष में होता तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रभाव कम होता या नहीं होता। लेकिन यह जो तूफान अम्फान है 180 से 200 सवा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और यहाँ तक कि गोवा से लेके, त्रिवेंद्रम से लेके, रामेश्वरम से लेके, चेन्नई से लेके, विशाखापट्टनम से लेकर भुवनेश्वर से लेके, कलकत्ता से लेके, ढाका से लेके और अंदर के हिस्से की यदि तुलना करिए तो मैंगलोर, बेंगलोर और हैदराबाद, भोपाल तक का इसका प्रभाव जाने की संभावना है। पटना और अपना जो इलाका है इस मध्य गंगा मैदान और निचले गंगा मैदान में तो इसका प्रभाव जाएगा ही। इसका आशय यह है कि अगर तापमान यह और पहले होता तो यह अम्फान का प्रभाव इतना व्यापक होता, इतना व्यापक और इतना बड़ा होता कि उस तूफान के आगोश में हमारे देश की गोवा से लेके कलकत्ता तक और आंतरिक बहुत सारे हिस्से में माने अपने देश के अंदर कई कई स्थानों पर 200 किलोमीटर, कई कई स्थानों पर 300-400 किलोमीटर तक अंदर जो इसका प्रभाव होता और जीवन जन धन की जो हानि होती, वह हानि कोरोना की हानि से मुझे लगता है कि 4 से 5 गुना अधिक होती। और वह जो हानि होती उस पर कोई किसी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर पाता, कोई किसी को दोष नहीं दे पाता, कोई किसी के लिए बचाव के दूसरे रास्ते, मानदंड और रास्ते बताने की स्थिति में नहीं आता। वह अचानक आता, 2-4 दिन में अपना खेल, अपना कौतुक दिखाकर यह अम्फान लौट जाता। आप सभी जानते हैं और जो भूगोल पढ़ते लिखते हैं और एस्ट्रो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो सूर्य की किरणों, तापमान और उसके घटनाक्रम और पृथ्वी पर उसके सूर्याभितप के बहुत सारे समीकरणों को जानते समझते हैं, वे सब जानते हैं कि इस तरह का तूफान यानी चक्रवात, प्रतिचक्रवात या वाताग्र, ये इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो सारी परिस्थितियां केवल उच्च वायुदाब केंद्र और निम्न वायुदाब केंद्र का प्रतिफल होती हैं। उच्च वायुदाब का केंद्र अर्थात जहां तापमान कम होता है वहां उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, जहां तापमान अधिक होता है वहां निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। हमेशा हवा उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती है। अर्थात आशय यह हुआ कि जहां तापमान अधिक है वहां निम्न वायुदाब का केंद्र और जहां तापमान कम है वहां उच्च वायुदाब का केंद्र। उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हवा चलती है और इस कारण यह प्रभाव यदि अप्रैल महीने में होता, यानी अप्रैल महीने का सामान्य औसत मासिक तापमान भारत में यदि अधिक होता तो उस परिस्थिति में यह जो अम्फान है, यह अम्फान
बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जहां से उठा हुआ है, यानी जहां इसके उच्च वायुदाब केंद्र के कारण इसका प्रस्फुटन हुआ है 12-13 मई को, उस उच्च वायुदाब केंद्र से यह हवा मेरे जैसे व्यक्ति की समझ के अनुसार न्यूनतम 3 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती और यह लगभग 20 से 22 दिन पहले हिंदुस्तान में आती, और 20 से 22 दिन पहले हिंदुस्तान में आती तो यह अपना प्रकोप अपने द्वारा इस देश में जनधन की जो हानि करती, वह जनधन की हानि कोरोना के जनधन हानि से 4 से 5 गुना अधिक होती और कोरोना बीमारी फैलने की संभावना प्रबलता भी बहुत बढ़ जाती। इसलिए अनेक बार जब कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि यह दत्वयानुसी विचार है, यह अनावश्यक विचार है, यह तर्कहीन विचार है। लेकिन विचार जो प्रकृति के नियम में निहित है, प्रकृति ने स्वयं अपने अंदर समेटा हुआ है, वह विचार और नियम निश्चित रूप से हर जगह लागू होता है। भारत के संदर्भ में प्रकृति ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है और एक अनुमान के अनुसार अब तक अम्फान यदि अप्रैल महीने में यानी 20 से 22 दिन लगभग 3 सप्ताह पहले आता तो भारत में कम से कम अम्फान और कोरोना के सहसंबंध के कारण 50 से 70 हजार तक लोग मर चुके होते, धन की जो हानि होती, अन्य लाइव जैविक तत्वों की जो हानि होती, वनस्पतियों की जो हानि होती, जीव जंतुओं की जो हानि होती, सागरीय तटों पर गोवा से लेके कोलकाता तक, कोलकाता और वेस्ट बंगाल के आंतरिक हिस्से में, उड़ीसा के आंतरिक हिस्से में, बिहार के आंतरिक हिस्से में, आंध्र प्रदेश के आंतरिक हिस्से में, केरल के आंतरिक हिस्से में और कर्नाटक एवं गोवा के कुछ हिस्सों में अंदर इसका प्रभाव, जब आज की परिस्थिति में हैदराबाद तक इसका प्रभाव हो सकता है, आज की परिस्थिति में भोपाल तक इसका प्रभाव हो सकता है, आज की परिस्थिति में लखनऊ तक इसका प्रभाव हो सकता है, बनारस तक इसका प्रभाव हो सकता है, तो अप्रैल महीने का यदि सामान्य तापमान और आगे अगर बढ़ा होता, यानी सामान्य वार्षिक तापमान जो अप्रैल महीने का होता है, मासिक औसत तापमान अन्य वर्षों की तुलना में जो अप्रैल महीने का होता है, वह तापमान इस वर्ष भारतवर्ष में नहीं था। पूरे माह, अप्रैल माह, जिनको थोड़ी भी सर्दी लगती है, वे सभी लोग बिना पंखे के, कूलर तो किसी ने नहीं चलाया होगा, एसी किसी ने नहीं चलाया होगा, अप्रैल महीने में जो पंखा चलाने वाले लोग हैं, कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति, हम लोग एक चद्दर और शाल ओढ़कर पूरा अप्रैल महीना सोए हैं, बल्कि मैं तो 10-11 मई तक सोया हूं। इसलिए इस कोरोना का और अम्फान का जो सहसंबंध है, यह सहसंबंध मनुष्य ने, किसी व्यवस्था ने, किसी सरकार ने, किसी व्यक्ति ने नहीं तय किया है। यह सहसंबंध प्रकृति ने तय किया है और जो हानि भारतवर्ष में होती इस सहसंबंध के कारण, निश्चित रूप से वह सहसंबंध दुनिया में कोरोना के कारण जो हानि हुई है, उतनी हानि भारत में हो चुकी होती, भारत त्रस्त होता। लेकिन एक बहुत विशेष बात है जिसकी चर्चा निर्ममता पूर्वक नहीं की जा सकती कि कोई भी व्यक्ति इस हालत में नहीं होता कि वह किसी को कोई दोष दे सके, वह किसी को क्रिटिसाइज कर सके, वह किसी के ऊपर टिप्पणी कर सके, वह किसी को दोषी बता सके, वह भूख के लिए, रोटी के लिए, जीवन के लिए, घरों को वापस आने के लिए किसी सत्ता, सरकार, चाहे वो किसी की भी सत्ता या सरकार हो, वो उसको दोषी सिद्ध नहीं कर सकता था। इसलिए यह जो विषय है, सब लोग जानते हैं कि जब साइक्लोन आता है और सुपर साइक्लोन आता है, दुनिया में बहुत सारे इसके केंद्र हैं, दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में ये आता रहता है, लेकिन इस क्षेत्र में 1999 के बाद लगभग 22-21 वर्ष बाद पहली बार इस तरह का तूफानी चक्रवात आया। चक्रवात में
चारों तरफ उच्च वायुदाब का केंद्र हो जाए और बीच में निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाए, यानी चारों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट हो और बीच में लो प्रेशर बेल्ट हो, इस स्थिति में चक्रवात आता है। प्रति चक्रवात इसकी ठीक उल्टी स्थिति होती है। बीच के किसी स्थान पर हाई प्रेशर बेल्ट यानी उच्च वायुदाब का केंद्र और उसके बाहर निम्न वायुदाब का केंद्र यानी लो प्रेशर बेल्ट जब होता है तो वह प्रति चक्रवात की स्थिति होती है। लेकिन जब किसी मध्यवर्ती हिस्से में निम्न वायुदाब का केंद्र और उसके दो तरफ उच्च वायुदाब के केंद्र होते हैं तो दोनों तरफ से हवा उस मध्यवर्ती हिस्से में आती है, इससे वाताग्र या फ्रंट का निर्माण होता है। ये तीनों परिस्थितियां अपने अपने स्थान और समय के अनुसार बहुत विध्वंसकारी और घातक होती हैं। इस तरह के चक्रवात, प्रतिचक्रवात या वाताग्र यदि आते हैं और उनकी स्पीड यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो यह तय है कि वो नुकसान करेंगी। यदि उनकी स्पीड 180 किलोमीटर से अधिक है तो वो व्यापक नुकसान करेंगी, ये तय है। उनकी स्पीड यदि 230 किलोमीटर से अधिक है तो उनका नुकसान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वह नुकसान कम समय में इतना बीभत्स तरीके से करते हैं कि मनुष्य के बस में, किसी सरकार और किसी व्यवस्था के बस में उसको झेल पाना, सहन कर पाना संभव नहीं हो सकता। यह जो तूफान है यदि अप्रैल महीने में आता, अप्रैल में भारत का औसत मासिक तापमान यदि सामान्य स्थिति में होता तो निश्चित रूप से यह इसकी जो गति है, यह गति लगभग 20 अप्रैल के आसपास यह शुरू होता और शुरू होके 300 - 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह तूफान चलता और वह तूफान जो चलता तो अंदर हैदराबाद तक, गोवा से लेके मैंगलोर, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता से लेकर अंदर पटना तक, भोपाल के बहुत सारे हिस्से तक, जबलपुर तक, ये जिस प्रकार का नुकसान करता, जिस प्रकार की हानि करता, वह अकल्पनीय है। और ईश्वर न करें कि उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो। जिन लोगों को ईश्वर में या प्रकृति में या सृष्टि में आस्था विश्वास नहीं है, उनको श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, उनको, ऐसे लोगों को, ऐसे ना समझ लोगों को और दूरदर्शी लोगों को यह बहुत बड़ा अध्याय है, यह बहुत बड़ा चैप्टर है, यह बहुत बड़ी विषय वस्तु है कि इसके माध्यम से वे इसको समझने और जानने की कोशिश करें कि प्रकृति ने कैसे हिंदुस्तान और भारतवर्ष का साथ दिया है और यह साथ व्यक्ति को व्यक्ति के विषय में सोचने, विचार करने का अवसर प्रदान किया। आप कोई साधन सुविधा विकसित कर सकते हैं, किसी को कहीं ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं, किसी के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, किसी के जीवन और स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रकृति ने हमको ऐसी विभीषिका से बचाया है, हमको ऐसे दुष्चक्र से बचाया है जो दुष्चक्र अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत कष्टकारक होता, बहुत खतरनाक होता और निश्चित रूप से भारत और भारत की अर्थव्यवस्था इन दोनों के सह संबंध और सह अस्तित्व को अप्रैल के तीसरे चौथे सप्ताह में, मई के प्रथम सप्ताह में सहन करने की किसी भी स्थिति में नहीं होती। जो तूफान से और कोरोना से मरते तो वो मरते ही, वे लोग भी काल कवलित होते जो संसाधन के अभाव में और व्यवस्था के अभाव में अन्य दूसरे प्रकार की गुणात्मक उत्पन्न होने वाली विपदा के कारण, प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो मल्टी लेयर प्रॉब्लम्स और मल्टी लेयर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, संक्रमण उत्पन्न होता है, उसके कारण भी 2-4 महीने तक व्यापक जनधन की हानि होती। इसलिए हम जब विचार करते हैं किसी विषय में, चाहे वो अम्फन हो चाहे कोरोना हो, यह समीकरण मैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से 12-13 तारीख से हमारे एक मित्र ने इस विषय की मुझसे चर्चा की, वो विदेश में रहते हैं, उन्होंने मुझे यह संज्ञान दिया और जब संज्ञान दिया तो इसकी तह में और विस्तार में मैंने जाने की कोशिश की
और उस कोशिश के बाद जो नतीजा और निष्कर्ष निकला वो कितना चौंकाने वाला निकला कि मनुष्य के सरकार और सत्ता व्यवस्था के बस में नहीं था कि वो कुछ कर पाती। आज हम, आप या कोई भी सरकार या व्यवस्था को दोष देकर किसी भी दशा में तरह तरह की समस्याएं हम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या जो होती तो हमको न समस्या खड़ा करने का अवसर होता, हमको बोलने का अवसर नहीं होता। वो ठीक वैसे ही जैसे पांचों पांडव को धृष्टद्युम्न को सोई हुई अवस्था में अश्वत्थामा मारकर चला जाता है और उनकी आह भी नहीं निकल पाती, कराह भी नहीं निकल पाती, किसी से कह भी नहीं पाते, किसी से बोल भी नहीं पाते, किसी से सुन भी नहीं पाते। कोई सोए हुई अवस्था में जाता, कोई सड़क पर चलती हुई अवस्था में जाता, कोई भोजन करते हुए जाता, कोई खेत में काम करते हुए जाता, कोई गाड़ी चलाते हुए जाता, कोई राजनीति करते हुए जाता, कोई भाषण करते हुए जाता, कोई किसी को दोष देते हुए जाता, कोई किसी को खिलाते हुए जाता, कोई खाता हुआ जाता। कितना दुर्दम्य, कितना बीभत्स, कितना दुखद, कितना पीड़ादायक, कितना क्लेशपूर्ण वह दृश्य होता, उसकी कल्पना करके भी जीवन सिहर जाता। सिहर इसलिए जाता है कि जो लोग लातूर और उस्मानाबाद का भूकंप जानते हैं, जो कक्ष का भूकंप जानते हैं, 1999 में आई हुई विभीषिका को जानते हैं, जो 1998 में आई हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बाढ़ की स्थितियों का आकलन करते हैं और जानते हैं। बड़े बड़े गरिमामय लोग, बड़े बड़े धनी लोग सड़कों पर, नेशनल हाईवेज पर पत्तल पर खिचड़ी खाते हुए देखा गया है, सुना गया है, महसूस किया गया है, भोगा हुआ सच है, वह भी नहीं हो पाता, यह परिस्थिति उत्पन्न होती। इसलिए प्रकृति ने, व्यवस्था ने, सृष्टि ने, जिसको आप ईश्वर कह सकते हैं, और उस ईश्वर का कालखंड लाखों वर्ष पुराना है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, वह भारत का बहुत साथ दे रही है। भूगोल विषय का विद्यार्थी होने के नाते यह मेरी रुचि का, अतिशय रुचि का विषय था और इस नाते इन दोनों के संबंध में मैं बहुत विस्तार से जाने की कोशिश किया और उस कोशिश का जो नतीजा और परिणाम है, वह नतीजा और परिणाम कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत सकारात्मक, सुंदर और सुखद संदेश देता है। सुखद, सकारात्मक, सुंदर संदेश इसलिए देता है क्योंकि यह जो परिस्थिति प्रकृति ने भारत के साथ उत्पन्न किया है, यह भारत की दृष्टि से कम दुखद है, अपेक्षाकृत कम दुखद है, अन्यथा भारत सहन नहीं कर पाता उस संकट को, उस विभीषिका को, जो विभीषिका यह देश देखता कंफन और कोरोना के सह अस्तित्व के साथ, अगर यह अप्रैल महीने में 18 से 20 अप्रैल के आसपास आरंभ होता। क्योंकि सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य परिस्थिति है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो ट्रॉपिकल जोन है पृथ्वी का, भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के मध्य भाग से 23.5 अंश दक्षिण अर्थात मकर रेखा और 23.5 अंश उत्तर अर्थात कर्क रेखा, जिसके बीच में सूर्य की लंबवत किरण वर्ष भर पड़ती है। मकर रेखा के दक्षिण सूर्य की लंबवत किरण नहीं पड़ती और कर्क रेखा के उत्तर सूर्य की लंबवत किरण नहीं पड़ती वर्ष में। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब भी कोई इस तरह का तूफान आता है तो उस तूफान के आने का जो समय है, इनके बीच पड़ने वाली अक्षांश रेखाओं के दोनों दिशाओं में लगभग 60 दिन आगे या पीछे आने की परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सामान्य अनुमान है कि 20 जून के आसपास जैसा सामान्य भविष्यवाणी होती है और सामान्य स्थिति बनती है कि इस देश में, अपने भारतवर्ष में मानसून का आगमन होता है, तो उससे 60 दिन पहले और 60 दिन बाद कभी भी इस तरह के तूफान के आने की परिस्थिति हो सकती थी।
अर्थात 18 से 20 अप्रैल के आसपास भी इसके आने की परिस्थिति हो सकती थी यदि इस क्षेत्र का सामान्य तापमान 5-7 डिग्री और अधिक होता, जो औसत तापमान अप्रैल महीने का भारतवर्ष में कर्क रेखा और उसके नीचे के हिस्से का रहता है। कर्क रेखा यानी 0 अंश अक्षांश रेखा और कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा अर्थात 0 अंश अक्षांश रेखा के बीच जो परिस्थिति बनती वो बहुत खतरनाक बनती। आज भारत के लिए सौभाग्य का विषय है। भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत एक धर्मशील देश है। भारत हमेशा उस सत्ता को स्वीकार करता है, मानता है, जिस सत्ता ने इस पृथ्वी को, इस सौर मंडल को, इस सृष्टि का निर्माण किया है और उसी सत्ता के बस में था। इस प्रकार का समीकरण लगभग हमारे देश में 3 सप्ताह बाद आया और 3 सप्ताह बाद हम उसकी इंटेंसिटी, उस तूफान के घनत्व को कम करने में सफल रहे हैं और कम करने में सफल रहे हैं। इसलिए त्रासदी की वह स्थिति, वह विभीषिका हमारे सामने आने से रह गई है जो त्रासदी आ सकती थी और जो संकट हम झेल सकते थे, हम बचने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने, दैवी सत्ता ने हमारी बहुत मदद की है, हमारे देश की मदद की है, हमारे देश के लोगों की, हमारे देश की संरचना की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, हमारे देश के सामाजिक संरचना की। प्रकृति ने बहुत सहयोग किया है, हम पर बहुत उपकार किया है। हमको प्रकृति का एहसानमंद होना चाहिए। इतना निवेदन करते हुए अपने इस वीडियो में आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। मैं कौस्तुभ नारायण मिश्र, आप सबके लिए हमारा वीडियो चैनल कौस्तुभ नारायण मिश्र उपलब्ध है। आप वहां आकर सब्सक्राइब करके हमारी बातें सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कल किसी और ज्वलंत और जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए इसी समय आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।